तो चलिए मान लेते हैं कि एक नया मिनी स्प्लिट एयर कंडीशनर लग चुका है, सब कुछ अपनी जगह पर है। लेकिन इससे पहले कि हम उस ठंडी हवा का मजा लेना शुरू करें, एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही नाजुक कदम बाकी है। एक ऐसा कदम जिसे अगर नजरअंदाज कर दिया तो ये चमचमाती नई यूनिट शायद समय से पहले ही दम तोड़ दे। यहीं पर असली कारीगरी सामने आती है। तो इंस्टॉलेशन के बाद सबसे जरूरी काम क्या होता है? दिमाग में तो यही आता है कि बस अब इसे चालू करना है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। एक ऐसा छिपा हुआ कदम है जो एक आम इंस्टॉलेशन और एक प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन में जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है और सिस्टम की लंबी उम्र तय करता है। और वो जवाब है सिस्टम के अंदर की दुनिया को पूरी तरह बदल देना। रेफ्रिजरेंट की लाइनों से हर एक बाहरी कण को हटाकर एक बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल साफ, समझिए कि अंतरिक्ष जैसा वैक्यूम बनाना। यही वो राज है जो एक एसी को सालों साल बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए तैयार करता है। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक लड़ाई है, सिस्टम के अंदर छिपे हुए उन अदृश्य दुश्मनों के खिलाफ एक लड़ाई। तो हमारे सिस्टम के अंदर ना 3 बड़े दुश्मन छिपे बैठे हैं, हवा, नमी और नाइट्रोजन। हवा में जो ऑक्सीजन होती है वो तेल के साथ मिलकर एक बहुत ही खतरनाक एसिड बना सकती है। पानी तो और भी बुरा है, ये जमकर ब्लॉकेज पैदा कर सकता है या धीरे धीरे अंदर से सिस्टम को गला सकता है। और हाँ, नाइट्रोजन, जिसे हम लीक टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे भी पूरी तरह से बाहर निकालना जरूरी है। ये तीनों मिलकर किसी भी नए एसी को बर्बाद करने की पूरी ताकत रखते हैं। तो सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये सारे दुश्मन पूरी तरह खत्म हो गए हैं? जवाब है माइक्रोन। ये वैक्यूम को नापने की एक बहुत ही बारीक इकाई है और हमारा लक्ष्य है 500 माइक्रोन से भी नीचे जाना। इतना गहरा वैक्यूम एक कमाल का काम करता है। ये सिस्टम के अंदर मौजूद किसी भी नमी या पानी को बिना गर्म किए कमरे के तापमान पर ही उबाल देता है और जैसे ही पानी भाप बनता है, उससे वैक्यूम पंप से आसानी से बाहर खींच लिया जाता है। अच्छा, तो अब लगता है कि हम सीधे वैक्यूम पंप चालू कर सकते हैं, है ना? पर रुकिए, इतनी भी जल्दी नहीं। इससे पहले एक बेहद जरूरी कदम है, लीक की जांच करना। अगर ये कदम छोड़ दिया तो अनजाने में हम फायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। और ये स्लाइड इस क्यों का जवाब बहुत अच्छे से देती है। देखिए, प्रेशर टेस्ट में हम सिस्टम में नाइट्रोजन भरते हैं। अगर कोई लीक है तो नाइट्रोजन बाहर निकलेगी और हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर लीक वाले सिस्टम पर वैक्यूम खींचना शुरू कर दिया तो हम ठीक इसका उल्टा करेंगे। हम बाहर की नमी वाली हवा को लीक के जरिए सीधा सिस्टम के अंदर खींच रहे होंगे। मतलब सिस्टम को साफ करने की जगह उसे और भी गंदा कर रहे होंगे। इसीलिए नियम सीधा है, हमेशा पहले प्रेशर टेस्ट। चलिए, एक बार जब ये पक्का हो गया कि कोई लीक नहीं है, तब हम एक डीप वैक्यूम के लिए सेटअप कर सकते हैं। और एक तेज और गहरा वैक्यूम पाने के लिए सही औजार और कुछ प्रो टिप्स बहुत काम आते हैं। एक प्रो लेवल सेटअप कुछ ऐसा दिखता है। इसमें 2 वाल्व को रिमूवल टूल्स इस्तेमाल होते हैं। एक तो बहाव को खुला करने के लिए और दूसरा हमारे नाजुक वैक्यूम गेज को बचाने के लिए। साथ में एक मोटा 3-8 इंच का होज और एक ताकतवर वैक्यूम पंप जिसकी शक्ति CFM यानी क्यूबिक फीट प्रति मिनट में मापी जाती है। ये सब मिलकर हवा और नमी को बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो है सर्विस बोर्ड से उस छोटे से वॉल्व कॉर को हटाना। जैसा कि इस काम के माहिर बताते हैं, ये रुकावट को हटा देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे पानी के पाइप के मुंह से एक पतली नोजल को हटा देना। पानी का बहाव फौरन तेज और ज्यादा हो जाता है ना? बिल्कुल वही सिद्धांत यहाँ भी काम करता है। और अब आता है सच्चाई का पल, स्टैंडिंग वैक्यूम टेस्ट। यही वो पल है जो साबित करेगा कि हमारा सिस्टम पूरी तरह से सीलबंद है और रेफ्रिजरेंट के लिए तैयार है। ये सिर्फ वैक्यूम खींचने के बारे में नहीं है, बल्कि ये देखने के बारे में है कि सिस्टम उस वैक्यूम को पकड़कर रख सकता है या नहीं। देखिए, वैसे तो टारगेट 500 माइक्रोन का होता है, पर जो असली प्रो है ना, वो 200 से भी नीचे जाने की कोशिश करते हैं। इतना कम दबाव ये पक्का कर देता है कि सिस्टम के अंदर छुपी हुई नमी की एक एक बूंद उबलकर भाप बन जाए, जिसे वैक्यूम पंप आसानी से बाहर निकाल सके। तो ये टेस्ट काम कैसे करता है? जैसे ही हम पंप बंद करते हैं, माइक्रोन का लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये बस सिस्टम के अंदर वैक्यूम बराबर हो रहा है। असली परीक्षा तो अब शुरू होती है।
अगले 10 मिनट। अगर इस दौरान रीडिंग एक जगह आकर टिक जाती है, हिलती नहीं है, तो बधाई हो, आपका सिस्टम एकदम सीलबंद, सूखा और रेफ्रिजरेंट के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया। अब जब हमारा सिस्टम एकदम साफ और सील बंद है तो हम अगले चरण पर जा सकते हैं, रेफ्रिजरेंट चार्ज करना। यही वो कदम है जो सिस्टम को उसकी असली कूलिंग पावर देगा। हाँ, पर यहाँ एक बात समझना जरूरी है। ज्यादातर मिनी स्प्लिट यूनिट्स में एक तय लंबाई की पाइपलाइन के लिए रेफ्रिजरेंट पहले से ही भरा हुआ आता है। लेकिन अगर पाइपलाइनें उस लंबाई से ज्यादा हैं तो सिस्टम के साइज और पाइप की लंबाई के हिसाब से बिल्कुल सही मात्रा में अतिरिक्त रेफ्रिजरेंट डालना पड़ता है। तो इसका हिसाब किताब कैसे होता है? बहुत आसान है। ये स्लाइड एक बढ़िया उदाहरण दिखाती है। हम बस हर पाइप के व्यास के हिसाब से हर एक्स्ट्रा फुट के लिए जरूरी रेफ्रिजरेंट की मात्रा को कुल अतिरिक्त लंबाई से गुणा कर देते हैं। इस केस में 10 फुट अतिरिक्त लाइन के लिए हमें ठीक 4.4 आउंस रेफ्रिजरेंट और चाहिए, न एक बूंद कम न एक बूंद ज्यादा। यही सटीकता एक आम इंस्टॉलेशन को एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले सिस्टम में बदल देती है। रेफ्रिजरेंट डालने के बाद बस अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। अब काम को अंतिम रूप देना है और सिस्टम को जिंदा करना है। ये आखिरी कदम ये पक्का करते हैं कि हमने जो वो उत्तम वैक्यूम बनाया था वो बना रहे। इन अंतिम कदमों में बहुत सावधानी बरतनी होती है। पहले होज को हटाया जाता है, फिर देखिए वॉल्व कोर को वापस लगाया जाता है, लेकिन हल्के प्रेशर में। ऐसा क्यों? ताकि बाहर की हवा जरा भी अंदर ना घुस पाए। इस नई सील को भी लीक के लिए दोबारा जांचा जाता है। अब मुख्य सर्विस वाल्व खोले जाते हैं और रेफ्रिजरेंट पहली बार पूरे सिस्टम में दौड़ता है। आखिर में सुरक्षा के लिए सभी कैप्स वापस अपनी जगह पर और हमारा काम पूरा हुआ। तो हमने जो ये पूरा प्रोसेस देखा, ये सिर्फ पुर्जों को जोड़ने से कहीं ज्यादा है। ये तो विज्ञान, सटीकता और बहुत ही सावधानी से किए जाने वाले काम का एक संगम है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, जब विज्ञान और हुनर इस तरह से एक साथ मिलते हैं तो एक तकनीकी काम कहाँ खत्म होता है और एक कला कहाँ से शुरू होती है।